हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इन्फिनिटी। आज हम देखेंगे कि क्लास 12th का लेसन नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 1 स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का पार्ट 1 देखेंगे हम, जो कि एनीस जंग के थ्रू लिखा हुआ है। ये लेसन में जो दिया है वो हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट्स को कवर करेंगे। आप लोगों को वैसे एक शॉर्टकट में इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी मैं। यहाँ पे एक चाइल्डहुड के बारे में बताया है कि मतलब एक बच्चे का बचपना कैसा हो सकता है उसकी इकोनॉमिकली कंडीशन के साथ, कैसा एक बच्चा चाइल्ड लेबर बनता है, कैसे वो सरवाइव करता है, अगर कोई पुअर्टी में है तो कैसे उस बच्चे का जीवन रहता है। तो वो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। ये चैप्टर को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट है रैक पिकर्स के बारे में। रैक पिकर्स यानी कचरा बिनने वाले, कचरे में से जो चीज़ें बिनते हैं उनके बारे में। और सेकंड है बेंगल मेकर्स के बारे में। तो अभी हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे यही बताया हमें कि एक जो पुअर्टी, एक गरीबी रहती है जो वो बच्चे को, इंसान को कहाँ से कहाँ लेकर जाती है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ये स्टोरी में एक और लॉस्ट स्प्रिंग बोला गया है। तो स्प्रिंग इज़ अ सीज़न। यहाँ पे जो बच्चा है, बच्चे को स्प्रिंग से कंपेयर किया गया है, क्योंकि स्प्रिंग सीज़न में क्या होता है, न्यू ब्लूमिंग्स आते हैं जिसमें अलग अलग फ्लावर्स होते हैं, अलग कलर्स के साथ, अलग फ्रेगनेंस के साथ, कुछ नया होता है। इसलिए यहाँ चाइल्ड को स्प्रिंग से कंपेयर किया गया है, क्योंकि एक चाइल्ड की लाइफ में भी हर एक दिन हर एक चीज़ नई होती है। चाहे वो एक गरीबी के इन्वायरमेंट जिए, चाहे वो एक अच्छा रिच फैमिली के इन्वायरमेंट में जिए, लेकिन उसके सामने जो भी चीज़ें वो फेस करता है वो चीज़ उसके लिए न्यू होती है, कुछ अलग होती है। तो हम देखते हैं यहाँ पे एनिस जंग हमें क्या बताना चाहते हैं। वो हमें चाइल्ड लेबर के बारे में बताना चाहते हैं कि चाइल्ड लेबर कैसे डेवलप होता है, कैसे कोई बच्चा एजुकेशन से दूर होता है। हमारी गवर्नमेंट भी इसमें कुछ नहीं कर पाती, ना हम कुछ कर पाते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे एनिस जंग के बारे में। एनिस जंग जो है ये 1964 की पोइट थी। बहुत अच्छी पोइट थी ये, एकदम इंडियन वुमन ऑथर थी, जर्नलिस्ट थी और कॉलमिस्ट थी। इनको बहुत एकदम आर्टिस्टिक तरीके की और फैमिली रिलेटेड पोइट बनाते थे ये। और जो इनका ये एक्सट्रैक्शन लिया गया है, ये एक चाइल्ड स्टोरीज़ ऑफ स्टोलन चाइल्ड का कुछ पार्ट यहाँ पे कवर किया गया है, कुछ पार्ट लिया गया है, जो 2005 में ही फोकस हुई थी, ये पब्लिश्ड हुई थी ये स्टोरी। ये स्टोरी में जो कैरेक्टर है वो मेन 2 ही कैरेक्टर है, एक है साहिब और दूसरा है खुद नरेटर एनिस जंग। जो साहिब है वो एक रैक पिकर है, वो सीमापुरी से है, सीमापुरी दिल्ली में है। उसके एक छोटे से सपने हैं और वो बिलीव करता है प्रॉमिसेस पर जो लोग उसे प्रॉमिस देते हैं। और यहाँ पे जो एनिस जंग है ये एक सोशल वर्कर है और ये स्लम जो एरियाज़ के जो पुअर्टी भरे लोग हैं उनके जीवन को देखना चाहती है, उनके जीवन के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है। तो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो ये स्टोरी है इसमें हमारे नरेटर को क्वेश्चन है कि जो साहिब है, साहिब ऐसा कैसे हो गया, वो रैट पिकर कैसे बन गया, वो क्यों रैट पिकर करता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो साहिब जो है वो ढाका से है। ढाका में जब बहुत तूफ़ान, स्ट्रोम्स वगैरह आता है, उस समय उनकी वहाँ पे बहुत सी ग्रीन फील्ड्स वगैरह रहती है। वो ग्रीन फील्ड वगैरह सब कुछ उनका उस स्ट्रोम में ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो उन लोग ढाका से सीमापुरी में शिफ्ट होते हैं। सीमापुरी जो कि न्यू दिल्ली के पास में एक छोटा सा स्लम एरिया है, जहाँ पे स्वीवेज, नाली, गटर सब कुछ वहीं के वहीं रहता है और एकदम स्लम एरिया टाइप का है। वहाँ का ये बच्चा है साहिब। स्लम एरिया का था, बहुत पुअर था वो। तो इसमें अब आगे देखते हैं हम लोग फिर क्या हुआ। एक दिन जो नैरेटर है, नैरेटर उस बच्चे को देखती है कि वो गार्बेज में बहुत इंटरेस्ट से रैक पिकिंग कर रहा है, कुछ कचरा बिन रहा है। ऐसा कचरा जो फ्यूचर में उसे ऐसा लगता है कि मैं इसे बेच के कुछ पैसे कमा सकता हूँ। तो नैरेटर उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो।
तो वो उन्हें आंसर देता है कि मैं यहाँ से कचरा में से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बिन रहा हूँ, जो कि मैं आगे जाके उसे बेच के कुछ पैसे कमा सकता हूँ, जिससे मेरे घर में रोटी आ सकती है। तो नैरेटर को ये चीज़ समझ में आई कि जो गार्बेज होता है, कचरा जिसे हम लोग फेंक देते हैं, वो किसी के लिए गोल्ड है, वो किसी के लिए ब्रेड ऑफ द बटर है, किसी के लिए एक दिन का खाना है। तब नरेटर को ये रियलाइज़ होता है कि कितना मतलब हम जिसे कचरा समझते हैं वो किसी के लिए सोना भी हो सकता है। तो वो नरेटर ये सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाती है। फिर नरेटर के ही आसपास में वो हमेशा कचरा बीनता है, तो नरेटर से हमेशा साहिब टकराते रहता है। साहिब सेकंड डे फिर से नरेटर से मिलता है, तो नरेटर उससे बोलती है तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। न तो वो बच्चा साहिब आंसर देता है हमारे एरिया में स्कूल ही नहीं है, स्कूल होती तो मैं ज़रूर जाती। तो नरेटर उसे एकदम इनोसेंटली देखने लगती है और बहुत भावुक होकर बोलती है अगर मैं वहाँ स्कूल बनाऊँगी तो क्या तुम आओगे। तो साहिब बोलता है हाँ श्योर, मैं ज़रूर आऊँगा वहाँ पे, बहुत ज़रूर आऊँगा मैं। और उसे एक चीज़ समझ में आती है नैरेटर को कि ये चीज़ करने वाला साहिब अकेला नहीं है, उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी है। तो वो साहिब को नहीं, वो सभी को पढ़ाना चाहती है, सभी के लिए कुछ करना चाहती है। फिर नेक्स्ट डे साहिब राइटर से टकराता है। तो राइटर को जब एनी जंग को जब साहिब देखता है तो दौड़कर उनके पास आता है और बोलता है तुम स्कूल ओपन करने वाली थी, तुमने स्कूल ओपन कर लिया क्या, स्कूल बन गई है। तो एनी बहुत एकदम नर्वस सी हो जाती है, उसे ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा प्रॉमिस क्यों किया जो मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊँगी। तो वो एकदम नर्वस होकर आंसर देती है कि नहीं, स्कूल इतना जल्दी नहीं बनता। तब एनी को समझ में आता है, तब राइटर को समझ में आता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सोशल वर्क करते हैं या स्लम एरियाज़ के लिए जो लोग कुछ करना चाहते हैं, कुछ पॉलिटिकल्स लीडर होते हैं, ये लोग बड़े बड़े प्रॉमिसेस करते हैं लेकिन इन प्रॉमिस को ये लोग पूरा नहीं करते हैं। और इनके प्रॉमिस से यही टाइप के बच्चों में एक कुछ सोच और कुछ अच्छा मत अट्रैक्शन डेवलप होता है, लेकिन इन्हें वो चीज़ नहीं मिलती है। इस वजह से ये और भी ज़्यादा पीछे हो जाते हैं और अपनी हिम्मत को भी ये हार जाते हैं और एट द लास्ट इन्हें चाइल्ड लेबर की ओर ही जाना पड़ता है। तब राइटर को ये चीज़ बहुत अच्छे से रियलाइज़ होती है। फिर राइटर नेक्स्ट टाइम फिर से साहिब से मिलती है, तो साहिब से उसका नाम पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो अपना नाम बताता है, साहिब आलम। नैरेटर उसका नाम सुन के शॉक्ड हो जाती है कि उसे ऐसा लगता है कि इसका नाम का मीनिंग अगर इसे पता होता तो ये अपने नाम पे भी बिलीव नहीं करता, अपने नाम पे भी विश्वास नहीं करता। दिस इज़ द आयरनी, क्योंकि उसके नाम का मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। देन नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं वो लोग, तो फिर नैरेटर उससे पूछती है, वो लोग बेयर फुटेड रहते हैं, बिना चप्पल जूते के रहते हैं। तो नैरेटर उन्हें पूछती है अरे तुम लोग ने चप्पल क्यों नहीं पहनी है, तुम्हारे पास चप्पल जूते क्यों नहीं है। तो साहिब आंसर देता है, एक बहुत से बच्चे उसके पास में रहते हैं जो चप्पल नहीं पहने रहते हैं। तो उसमें से वो एक बच्चे से क्वेश्चन करती है, तो दूसरा बच्चा आंसर देता है कि ये चप्पल नहीं पहनता है क्योंकि इसकी मम्मी ने इसे लेकर नहीं दी है। फिर तुरंत ही तीसरा बच्चा बोलता है अगर इसकी मम्मी इसे चप्पल लेकर देती तो भी ये नहीं पहनता। तो नैरेटर को ये चीज़ समझ में आती है कि ये लोग अपनी पुअर्टी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो बोलता है, फिर नेक्स्ट बच्चा बोलता है नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है, हम लोग ये चीज़ खरीद सकते हैं, हम लोग चप्पल जूते ले सकते हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है बेयर फुट रहना, इसलिए हम लोग बेयर फुटेड रहते हैं। देन वो एक और बच्चे को देखती है, तो उसने शूज़ पहना होता है लेकिन उसके दोनों शूज़ डिफरेंट होते हैं। अब उसे समझ में आती है कि ये लोग चप्पल भी नहीं ले सकते, लेकिन ये अपनी पुअर्टी को छुपाने के लिए ये सब वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं। और वो ये चीज़ सोचने लगती है कि वाओ, ये क्या बच्चे हैं जो अपनी पुअर्टी को खुद से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग इनका मजाक ना बनाएं और ये खुद मजाक ना बने। तब नैरेटर को एक पुरानी उसकी यूडीपाई की स्टोरीज़ होती है, वो स्टोरी उसे याद आती है कि कैसा हुआ था उसके साथ में।
एक प्रिस्ट का बच्चा था, वो बहुत भगवान से विश करता है कि मुझे पेयर ऑफ शूज़ चाहिए, पेयर ऑफ शूज़ चाहिए, और उसे रियल में पेयर ऑफ शूज़ मिलते हैं, बहुत अच्छे शूज़ मिलते हैं, अच्छी कंडीशन में मिलते हैं। और वो उससे पूछती है जब कि तुम्हारे पास ये शूज़ कहाँ से आए, तो वो बोलता है कि इसमें सिर्फ एक होल है और किसी रिच पर्सन ने इसे फेंक दिया था और ये मुझे मिल गए। तब उसे और समझ में आता है कि जो कंडीशंस है वो कैसे चेंज हो जाती है। इट मीन्स वो लोग जो चीज़ों की डिमांड करते हैं, जब उन्हें वो चीज़ मिल जाती है तो उन्हें कितना अच्छा फ़ील होता है। तो उसी तरीके से जब वो साहिब की चीज़ों में और सीमापुरी में जाती है, साहिब के लिए और डेप्थ जाती है, तब उसे समझ में आता है कि यहाँ पे कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोग हैं जो साहिब की ज़िंदगी जी रहे हैं, साहिब की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। और ये लोग यहाँ पे 1971 से शिफ्ट हुए हैं, जब से ये लोग सिर्फ रैक पिकिंग का काम कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट 30 ईयर्स से ज़्यादा होने में आ गया कि इन लोग रैक पिकिंग का ही काम कर रहे हैं। और वो रैक पिकिंग हमारे सोचने के हिसाब से अलग चीज़ है, ये तो समझ में आता है, लेकिन खुद इनके पेरेंट्स के और इनके बच्चों के दोनों के सोचने में भी इसमें बहुत फ़र्क होता है। इनके पेरेंट्स की सोच के हिसाब से वो इनकी एक दिन की रोजी रोटी है, और उन बच्चों के हिसाब से इनके लिए वो एक ट्रेज़र हंट है, जिसमें इन्हें कभी कुछ अच्छा मिल जाता है तो इन्हें और मज़ा आता है। जैसे साहिब का कहना था कि साहिब को कई बार इसमें सिल्वर कॉइन्स मिल जाते हैं, तो वो और ढूंढता है कि शायद और हो, शायद और हो। कई बार उसे 10 का नोट मिल जाता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो साहिब को अचानक सडनली मिल जाती है, जिसके कारण उसका इंटरेस्ट और बढ़ जाता है और वो और ढूंढने की और सर्च करने की कोशिश करता है। तब नैरेटर को रियलाइज़ होता है कि यहाँ के जो लोग हैं इनके पास राशन कार्ड है, लेकिन इनके पास आईडी कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड नहीं है, क्योंकि इनके लिए इनका खाना ज़रूरी है, इनको अपनी पहचान, इनकी आइडेंटिटीज़ इनके लिए ज़रूरी नहीं है, दे हैव टू लीव। और इसीलिए इनके पास में आइडेंटिटीज़ नहीं है। तब राइटर को ये चीज़ समझ में आती है। तब वो फिर से घर जाती है, घर जाके वो सोचती है, बहुत कोशिश करती है अपना माइंड डाइवर्ट करने की, अपना माइंड चेंज करने की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। उसके दिमाग में सीमापुरी का सर्वाइवल ही उसके दिमाग में घूमता रहता है, रैट पिकिंग ही उसके दिमाग में घूमता रहता है। तब वो उसके ऊपर और सर्च करती है और साहिब से मिलती है। साहिब उसके पूरे कंसेप्ट को क्लियर करता है कि क्यों हम लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए हमारे खाना खाना खाने का हमें फूड देता है, दे प्रोवाइड अस फूडिंग देता है, और ये हमारी रोजी रोटी है। तो ऐसा ही चलते रहता है। देन साहिब को वो जब कुछ दिनों बाद मिल देखती है, अचानक साहिब उसे नहीं दिखाई देता, लेकिन जब अचानक वो देखती है साहिब को, तो साहिब एक टेनिस शूज़ पहना रहता है। तो उसे फिर साहिब के पास जाके वो बोलती है तुम्हारे पास ये शूज़ कहाँ से आए। सेम आंसर उसे साहिब भी देता है जो उसकी पुरानी स्टोरी में वो प्रिस्ट का बच्चा उसे आंसर दिया था, कि एक रिच पर्सन ने ये शूज़ फेंक दिया था क्योंकि इसमें कुछ छोटे से होल थे, और ये मुझे मिल गए और जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। और ये सुनते ही राइटर को समझ में आता है कि जो चीज़ हम फेंकते हैं वो दूसरों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है। एंड फिर वो वहाँ से चली जाती है, और फिर कुछ दिनों तक उसे साहिब नहीं दिखाई देता। देन जब साहिब उसे मिलता है तब वो देखती है कि जहाँ पर साहिब के हाथ में जो एक हल्का सा बैग हुआ करता था, अभी उसके हाथ में एक स्टील का बड़ा सा पॉट है, स्टील का चाय का कंटेनर है, स्टील कनिस्टर है उसके हाथ में, हैवी सा। तो वो साहिब से जाकर पूछती है ये क्या है। तो वो बताता है कि यहाँ जो टी स्टॉल है मैंने वहाँ पे काम करना शुरू किया है, जहाँ से मुझे 800 रुपये पर मंथ मिलते हैं, और मुझे वहाँ पे खाना भी मिलता है। ऑथर ये फील करती है कि साहिब इस चीज़ से बिल्कुल हैप्पी नहीं है, वो खुश नहीं है। उसने अपना केयर फ्री जो उसका लुक था, भले वो कचरा चुन के जो इन्जॉय करता था, उसके चेहरे में वो मासूमियत थी, उसके चेहरे में वो खुशी थी। वो खुद अपनी मर्ज़ी का मालिक था, वो कभी भी घूम सकता था, कभी भी खा सकता था,
कभी भी ढूंढ सकता था। आज वो उसकी चेहरे से वो मासूमियत हट गई, वो केयर फ्री लुक जो उसका था वो ख़त्म हो गया और उसके हाथ में वो भारी सा स्टील कंटेनर आ गया। और उसे अब ये चीज़ भी समझ में आई कि जो साहिब है वो अब खुद का मालिक खुद नहीं रहा, अब वो किसी के अंडर में काम कर रहा है। तो ये स्टोरी हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है, क्योंकि ये स्टोरी थी, इट इज़ अ जर्नी ऑफ कि एक बच्चा कैसे चाइल्ड लेबर तक पहुँचता है, कैसे अपने आप को सरवाइव करता है, कैसे अपना पेट भरता है और कैसे अपना जीवन काटता है। और नैरेटर ने यही चीज़ हमारे सामने पुट करने की कोशिश करी। यहाँ पे कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस है जो यहाँ पे यूज़ हुए हैं ये लेसन में, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं यहाँ पे, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है, यू कैन नोट डाउन दिस और वर्ड। और आई होप कि आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस भी नोटिस किए गए, जैसे लुकिंग फॉर यानी ट्राई टू लोकेट और डिस्कवर, कुछ चीज़ों को सोचना, कुछ चीज़ों को डिस्कवर करना, सर्च करना। स्लॉन्ग डेयर डे लाइट आवर्स, इसमें स्ट्रगल करना, दिन से रात तक लेकर मेहनत करना, स्ट्रगल करना। रूफ ओवर हीज हेड, रहने की कुछ जगह, सर के ऊपर छत रहना। परपेचुअल स्टेट्स ऑफ पॉवर्टी, ना ख़त्म होने वाली गरीबी। एंडलेस इम्प्रूवमेंट, जो ऐसी चीज़ें जो इम्प्रूव नहीं हो सकती, लोग सिर्फ दिलासा दे सकते हैं, तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। डार्क हटमेंट्स, एनकम्पेंट ऑफ हर्ट्स अवॉइड ऑफ एनी लाइट, ऐसी जगह, ऐसी झोपड़ी जहाँ पे ना लाइट होती है ना पंखा होता है, जहाँ कुछ नहीं होता। इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, फेस फोर्स द प्रोफेशन ऑन द चाइल्ड, एक बच्चे को मजबूर कर देना काम करने के लिए, चाइल्ड लेबर करने के लिए। एज यू रीड, आपने यहाँ पे क्या क्या देखा? What is Sahib looking for in the garbage dump? गार्बेज में साहिब क्या ढूंढता था, क्या ढूंढता है साहिब? वेयर इज साहिब एंड वेयर ही हैज़ कम फ्रॉम, अभी कहाँ रहता है वो और वो कहाँ से आया हुआ है? वॉट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वीवरिंग बेयरफुट, जब उन लोग बेयरफुट थे, जब उन्होंने पैरों में कुछ भी नहीं पहना हुआ था, तो ऑथर को उन बच्चों से क्या एक्सप्लेनेशन, क्या आंसर मिला और उस आंसर को क्या एक्सप्लेन करना चाहती है ऑथर? नेक्स्ट, इफ साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन, क्या साहिब उस टी स्टॉल में काम करने से खुश था? एक्सप्लेन करिए इसे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया था। बहुत जल्द हम अपने नेक्स्ट पोस्ट में इसका सेकंड पार्ट डालेंगे। हमारे चैनल से बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।